हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटे लाल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, कि इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों का अध्ययन है वो करते हैं, ये किसके बारे में अध्ययन करती है। इसके बाद जो अनेक इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं अब तक के, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कौन कौन सी जो डेफिनेशन है वो दी है और इकोनॉमिक्स को किन किन चीज़ों का अध्ययन है वो बताया है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन होगी वेल्थ डेफिनेशन, इसमें जो फर्स्ट एडम स्मिथ है हमारे आते हैं, वो उनसे रिलेटेड या जो और इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या जो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है। धन के बारे में जो डेफिनेशन है वो होगी। फिर वेलफेयर के बारे में किन इकोनॉमिस्ट ने जो वेलफेयर का अध्ययन है वो बताया है। उसके बाद में स्केर्सिटी डेफिनेशन है जो कि रॉबिन्सन ने दी है। और उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड जो डेफिनेशंस है वो इसमें जो है आप जो अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर किन किन चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो ब्रॉड लेवल पर अध्ययन किया जाता है या फिर इंडिविजुअल लेवल पर अध्ययन किया जाता है, तो उनको किन किन सब्जेक्ट मैटर में हम उनको बांट सकते हैं। तो इसके बाद इज इकोनॉमिक्स आर्ट एंड साइंस, तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है या फिर आर्ट है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई ये जो है आर्ट माना जाता है, ये एक कला है या फिर एक विज्ञान है। तो इसके अंदर अगर विज्ञान है तो ये विज्ञान नॉर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, कि इकोनॉमिक्स है वो क्या है या इस किसके बारे में अध्ययन है वो करता है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द है उसका अर्थ क्या है और इसका ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। तो ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये दो जो शब्दों से मिलकर बना है, ओक्योस प्लस नेमिंग, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द है। तो जो ओकोस शब्द है इसका मतलब है हाउस होल्ड प्लस इसका मतलब है मैनेजमेंट। तो हाउस का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार है वो करना है, तो वो उसकी जो अध्ययन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। कि तो जो हाउस होल्ड है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उनके जो है ओनरशिप हाउस होल्ड के पास होती है, तो उन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका कैसे मैनेजमेंट है वो करना है। वो अपने स्केर्स जो रिसोर्सेज है उनका किस प्रकार से जो है यूज किया जाए या फिर किस प्रकार जो है यूटिलाइजेशन है उनका किया जाए कि जो अपना बेनिफिट है या जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम हाउस मैनेजमेंट की जो है बात है वो करते हैं या फिर इसका अध्ययन है वो करते हैं, जिसके अंदर हम जो अपने स्केर्स जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन है वो कैसे करना है। तो अब हम करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है उसका ओरिजिन करने के बाद कि जो है इकोनॉमिक्स है वो एज ए सब्जेक्ट है कब प्रचलन में आया। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रचलन है वो काफ़ी जो पुराना है, लेकिन जो साइंटिफिक या सिस्टमेटिक ढंग से जो विचार है इकोनॉमिक्स के दिए थे वो 1776 के अंदर जो एडम स्मिथ एक जो बुक थी उनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस बुक में उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स के बारे में जो सिस्टमेटिक ढंग से हैं जो अपने विचार है वो प्रस्तुत किए थे। तो ये कहा जाता है कि जो एडम स्मिथ है उनसे पहले भी जो इकोनॉमिक्स के बारे में जो विचार है वो दिए थे, वो कौटिल्य है या अरस्तु है, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से रिलेटेड जो विचार है वो दिए थे, लेकिन उनको एक धागे में पिरोने का काम है जो कि एडम स्मिथ ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है इसलिए ही जो है एडम स्मिथ को बोला जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही एक सिस्टमेटिक ढंग से और एक साइंटिफिक तरीके से जो इकोनॉमिक्स के विचार है वो अपनी जो पुस्तक उनकी आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसके अंदर जो है 1776 के अंदर है जो दिए थे। तो ये करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट है कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस है वो किसने और क्या क्या दी है। तो वेल्थ से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है जो फर्स्ट टाइम दी गई थी वो एडम स्मिथ द्वारा है जो दी गई थी। तो ये एक स्कॉटिश जो इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी 1776 के अंदर, एंड
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बुक में एडम स्मिथ ने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक राष्ट्र के धन के कारणों और उसकी प्रकृति के बारे में जो है अध्ययन करता है कि एक जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन है वो कैसे कमा सकती है या फिर कहाँ से कमा सकती है। तो ये जो है सारा का सारा जो फोकस था एडम स्मिथ का वो जो है इस बुक में धन के ऊपर था। तो J.S. मिल ने जो डेफिनेशन दी थी वो थी, इट इज़ द प्रैक्टिस साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि ये एक जो प्रैक्टिकल साइंस है जो कि किसका अध्ययन करती है, प्रोडक्शन किया जा सकता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में या फिर जो हाउस होल्ड है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, उनमें किस प्रकार है वो किया जा सकता है। तो ये जो J.S. मिल है उनके विचार भी जो है धन से ही रिलेटेड है, जो अपनी डेफिनेशन में उन्होंने बताया। एडम स्मिथ के एक और फॉलोवर है जो कि F.A. वॉकर है। उन्होंने भी क्या है कि एक डेफिनेशन है वो दी थी कि इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। कि जो है इकोनॉमिक्स जो ज्ञान की एक ऐसी बॉडी है जो कि धन से रिलेट करती है, मतलब धन से ही जो है एक धन का कैसे जो है प्रोडक्शन किया जाए या फिर धन को कहाँ से उत्पादित है वो किया जाए। तो इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो F.A. वॉकर ने भी दी है। ये थी वेल्थ से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है जो कि सबसे पहले एडम स्मिथ की थी, J.S. मिल की थी और वॉकर ने। तो इन तीनों ने ही जो है इकोनॉमिक्स को धन का जो विज्ञान है वो बताया है कि धन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा है जो उत्पादित किया जा सकता है। अगर हम वेलफेयर डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन है वो मार्शल ने दी थी, जिनका जन्म 1842 के अंदर हुआ था और इन्होंने 1890 के अंदर जो है एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो उन्होंने इस बुक के अंदर है जो अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है जो विचार है वो दिए थे। और उनके विचार क्या थे कि इकोनॉमिक्स नॉट ओनली एनालिसिस द एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू एक्वायर वेल्थ but also how to utilize this wealth for obtaining material gain of human life। कि जो एडम स्मिथ वगैरह ने जो धन की डेफिनेशन है वो दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो धन है वो एक्वायर किया जाए। तो जो मार्शल है उन्होंने कहा कि जो वेल्थ को एक्वायर करना ही क्या है कि एक इकोनॉमिक्स है वो नहीं मानी जाती। इस धन को प्राप्त किए हुए धन को ह्यूमन लाइफ की जो है भौतिक कल्याण है वो कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मानव लाइफ है या मानव जीवन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भौतिक सुखों की जो प्राप्ति है वो कर सके। और क्या कहा कि इट मे बी कॉल्ड एज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन वेलफेयर। कि इसे एक जो है एक ऐसा साइंस है जो कहा जा सकता है जो कि मानव कल्याण की जो है बात करता है या फिर मानव कल्याण की जो अध्ययन है वो करता है। तो ये थी वेलफेयर डेफिनेशन। अगर हम बात करें स्केर्सिटी डेफिनेशन की तो उसका जो श्रेय है वो जाता है रॉबिन्सन को, जिनका जन्म 1898 के अंदर जो है ब्रिटेन के अंदर हुआ था और वो एक ब्रिटिश जो इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने भी एक अपनी जो है बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 के अंदर जो उन्होंने लिखी थी। इस बुक में उन्होंने क्या विचार दिए थे कि जो भी एडम स्मिथ या मार्शल ने जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी थी तो उनमें बहुत सारी जो खामियां हैं वो पाई गई थी और जो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर जो सारा का सारा जो भार है या फिर जो सारा महत्व है वो धन को ही दे दिया गया कि जो इकोनॉमिक्स है वो ओनली धन का ही अध्ययन है वो करती है। लेकिन हम अगर बात करें मार्शल की तो मार्शल में उन्होंने भौतिक कल्याण से जो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स को कर दिया था। तो अब क्या है कि जो रॉबिन्सन ने जो स्केर्सिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो दी है, उन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर। कि इकोनॉमिक्स एक जो साइंस है जो कि जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंस एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है और उनके क्या है अल्टरनेटिव यूज है। तो किस प्रकार से उनका जो है अध्ययन है या फिर उनका किस प्रकार यूटिलाइजेशन किया जाए, उनको किस प्रकार यूज किया जाए कि जिससे हमारी जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस प्रकार सेटिस्फाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सेटिस्फेक्शन है वो मिले। तो ये क्या है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स को जो सेटिस्फाई करने वाले जो साधन हैं वो स्केर्स है, मतलब लिमिटेड है और जिनसे हमें जो है अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वांट्स है उनको
फुलफिल करना है, क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूज है, हम उन्हें कई कामों में यूज है वो कर सकते हैं। तो जो इनिशियल रिलेटेड जो एक डेफिनेशन है, जेएम केन्ज ने अपनी जो उन्होंने एक बुक लिखी थी 1936 के अंदर, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो उन्होंने इसमें कहा था कि इकोनॉमिक एज द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है किनका, जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनके मैनेजमेंट का, और ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और ये इनको जो इकोनॉमी के अंदर इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको निर्धारण जो करने का जो है काम है वो करती है। तो इसमें उन्होंने उनके विचार भी थे क्या कि स्केर्सिटी से रिलेटेड, जो दुर्लभता से रिलेटेड जो विचार थे वो थे। और इन्होंने भी अपनी जो बुक है उसमें एम्प्लॉयमेंट और जो इनकम है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है वो दी थी। तो ये थी स्केर्सिटी से रिलेटेड डेफिनेशन। और जो लास्ट डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, तो वो दी है प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। और प्रोफेसर सैमुएल्सन ने क्या कहा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी एंड यूज ऑफ स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो किसका स्टडी है, जो रिसोर्सेज है अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज उनका जो है ओवर टाइम जो है अध्ययन करती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रेजेंट और फ्यूचर जो कंजम्पशन है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो ग्रोथ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो आती है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनका इस प्रकार से अध्ययन किया जाए या फिर यूज किया जाए कि जो एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी है, इनकम है, तो वो क्या है कि वो लगातार बढ़ती रहे। तो और वो प्रेजेंट की जो इच्छाएं हैं या फिर जो वांट्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करे, और जो फ्यूचर में आने वाली है जो जनरेशन है उनके भी कंजम्पशन को है वो पूरा करे। तो ये थी हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो अब हम करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आएगा कि इकोनॉमिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया था प्रोफेसर वेगनर फ्रिस ने 1920 के अंदर, और जो डिवाइड किया था माइक्रो और मैक्रो। तो ये जो दो शब्द को जो पहली बार जो है इनका इन्वेंशन है या फिर जो प्रयोग में लेके आए थे वेगनर फ्रिस, जो 1920 के अंदर लेके आए थे। तो ये जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के माइक्रो से निकला है, और ये जो मैक्रो है वो मैक्रो से निकला है। इसका अर्थ है स्मॉल और इसका अर्थ है लार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है माइक्रो और मैक्रो की, और माइक्रो के अंदर हम करते हैं स्मॉल लेवल पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं। वो एक इंडिविजुअल की हो सकती है, एक जो छोटी फर्म है उसकी हो सकती है। तो इसको जो है माइक्रोज को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका कंजम्पशन कितना है, उसकी जो प्राइस कितनी है एक वस्तु जो खरीद रहा है उसकी, या फिर एक उसका इन्वेस्टमेंट सेविंग, उसका रहन सहन कैसा है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है और किस प्रकार वो करता है। तो हम ये जो है इंडिविजुअल लेवल पर उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें तो उसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी एज ए होल जो उसकी बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका अध्ययन हम मैक्रो के अंदर करते हैं, जिसका जो शब्द का अर्थ है लार्ज। लार्ज मतलब कि बड़े लेवल पर जब हम प्राइस का, कंजम्पशन का, एम्प्लॉयमेंट का या फिर जो इन्फ्लेशन है उसका जो अध्ययन करते हैं तो वो हम मैक्रो के अंदर करेंगे। तो माइक्रो के अंदर हम जो है डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड की जो बात करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, जो मार्केट है उनकी बात करते हैं। और मैक्रो के अंदर हम जो है एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, बैंकिंग है, ये जो है सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो है दो भागों में इनको बांटा जा सकता है, जो कि सबसे पहले वेगनर फ्रिस ने 1920 के अंदर उनको बांटा था। तो ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स इज ए आर्ट और साइंस, कि इकोनॉमिक्स क्या है कि एक आर्ट है या फिर साइंस है। तो अगर हम आर्ट की बात करें तो
तो आर्ट के अंदर क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने जो ज्ञान है उसका प्रयोग करना ही क्या है, आर्ट या फिर कला कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं कि अपने जो ज्ञान का प्रयोग करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को है उनको पूरा करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कीजिए आर्ट, कि एक जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट है, अपनी कला है। क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, चाहे वो कंज्यूमर है, वो अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हाई करना चाहेगा। जो प्रोड्यूसर है वो अपने जो प्रॉफिट को है हाई करना चाहेगा या मैक्सिमम करना चाहेगा। और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के जो सोशल वेलफेयर है उनको हाई करनी चाहेगी। तो ये क्या है कि वो अपने अपने जो नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइजेशन करने की वो कोशिश है वो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए आर्ट। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और नॉट, कि जब साइंस क्या होता है कि साइंस वो स्थिति है जिसके अंदर एक किसी भी काम को करने के लिए हम साइंटिफिक ढंग से जो काम करते हैं या एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर हमें मकान बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है पहले जो मटेरियल है वो इकट्ठा करेंगे और मटेरियल इकट्ठा करने के बाद जो है इसका जो है ढांचा है वो तैयार करेंगे और उसको एक बिल्डिंग का रूप है वो दे देंगे। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। तो साइंस के अंदर भी क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप है वो काम किया जाता है। तो अब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है या फिर नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप है वो सिस्टमेटिक ढंग से उसको काम करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है वो आ जाती है तो उसको सॉल्व करने से पहले हम उनसे रिलेटेड जो है जानकारियां हैं वो इकट्ठी करते हैं, उनसे रिलेटेड जो डाटा है वो इकट्ठी करते हैं। उसके बाद हम उस पर टूल टेक्निक है या फिर जो यूज करके और उसका हल है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है कि एक साइंस है वो है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस, कि ये साइंस और आर्ट है वो दोनों है। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये साइंस है तो ये पॉजिटिव साइंस है और तो हम बात करें कि अगर ये पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। तो पॉजिटिव साइंस के अंदर क्या बात की जाती है, व्हाट इज एंड हाउ, कि जो कोई भी काम है वो या कोई थ्योरी है वो किस प्रकार है या क्या है, उसकी एग्जैक्ट एज इट इज जो है अध्ययन है वो जो पॉजिटिव साइंस है वो करती है। कोई भी प्रॉब्लम है वो अराइज होती है तो उसका एज इट इज अध्ययन है वो पॉजिटिव साइंस के अंदर है वो किया जाता है, कि वो क्या है, कैसे है, कब है, ये सारा का सारा जो काम है या जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव साइंस के अंदर है जो पूछी जाती है या की जाती है। अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ought to be मीन्स क्या होना चाहिए। इसके अंदर हम सिचुएशन की बात करते हैं कि स्थिति क्या है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि ये स्थिति है तो इसका सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए से रिलेटेड है, व्हाट ought to be। तो इसके अंदर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि सिचुएशन एज इट इज भी अध्ययन करते हैं हम, और जो है ये सिचुएशन है वो क्यों अराइज हुई उसके बारे में क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें कि जो 1930 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन है वो आया था, तो वो क्या था, कब था, क्यों था, ठीक है, और उसके बारे में भी क्या होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का जो अध्ययन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर है वो किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स है वो आर्ट भी है, साइंस है, और अगर साइंस है तो वो नॉर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जब भी मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो सेंट्रल प्रॉब्लम की है वो आएगी तो अब तक जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।